बुर्किना फासो एक ऐसा शहर बना रहा है जो अमीरों के लिए नहीं है। न कोई निवेशक, न कोई किराया, न ही कोई विदेशी सहायता। बस 50,000 मुफ्त घर सीधे बेघरों, विस्थापितों और भूले बिछड़े लोगों को दिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे ऐसा क्यों कर रहे हैं और वो इसे पश्चिमी देशों की मदद के बिना कैसे पूरा कर पा रहे हैं? ओगाडोगु के बाहरी इलाके में एक ऐसा क्षेत्र जो पहले उपेक्षित माना जाता था, वहां अचानक ट्रक आए, नींव रखी गई और पूरी सड़क नेटवर्क एक झटके में तैयार हो गया। इंजीनियर, मिस्त्री और योजनाकार बिना किसी प्रचार के मिलकर काम कर रहे थे। लोग हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, फंडिंग कहाँ से आ रही है, प्रेस कहाँ है। जब स्थानीय नेटवर्क पर ड्रोन से ली गई फुटेज दिखनी शुरू हुई, तब जाकर दुनिया को समझ में आने लगा बुर्किना फासो एक शहर बना रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक और हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा क्रांतिकारी था। इसके केंद्र में थे कप्तान इब्राहिम ट्रोरे, जो अफ्रीकी राजनीति के पारंपरिक नियमों को बार बार चुनौती देते आए हैं। लेकिन इस बार वह विदेशी सेनाओं या प्रतिबंधों से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक अदृश्य और ज्यादा खतरनाक दुश्मन, आंतरिक पतन और विस्थापन से लड़ रहे थे। बुर्किना फासो में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता आंतरिक विस्थापन संकट है। हाल के वर्षों में 2 मिलियन से अधिक बुर्किनाबी लोग अपने घरों से उजड़ चुके हैं, बगावत, सूखा और परित्यक्त ग्रामीण इलाकों की वजह से। अधिकांश लोग तंबुओं और लकड़ियों से बने अस्थायी बस्तियों में रहते हैं, जो शहरों के चारों ओर बिना किसी योजना के बसी होती हैं। यह एक धीमी गति से जलती आपदा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में कभी नहीं आती अब तक। लेकिन ट्रोरे ने इस पूरे नैरेटिव को पलट दिया है। उन्होंने विस्थापितों को बोझ समझने के बजाय प्राथमिकता दी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मांगने के बजाय उन्होंने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। निर्माण के पहले चरण में 12,000 से अधिक घर शामिल हैं, जिनके साथ सड़कें, बिजली लाइनें और पानी की आपूर्ति पहले से ही स्थापित की जा रही है। हर यूनिट को अस्थायी राहत के रूप में नहीं, बल्कि स्थायी घर के रूप में बनाया जा रहा है। ये घर शहर के किनारे छिपाकर नहीं रखे गए हैं, बल्कि यही नया शहर है। जिन लोगों ने साइट का दौरा किया, उन्होंने इसे एक सैन्य अभियान की तरह संगठित पाया, न कि एक सामान्य निर्माण परियोजना की तरह। कोई एनजीओ नहीं, कोई विदेशी ठेकेदार नहीं, कोई यूएन का लोगो नहीं, बस यूनिफॉर्म में स्थानीय योजनाकार, मजदूर और धीरे धीरे खड़े होते मकान। घर साधारण हैं, लेकिन बड़ी बारीकी और देखभाल के साथ बनाए गए हैं। ट्रोरे के प्रशासन में अधिकारी इस परियोजना को सिविलियन फोर्टिफिकेशन कहते हैं। उनका कहना है, एक घर सिर्फ आश्रय नहीं होता, यह अराजकता के खिलाफ एक हथियार होता है। एक ऐसे देश में जहां चारों ओर अस्थिरता, प्रवास और विदेशी हस्तक्षेप है, अपने लोगों को जमीन देना एक क्रांतिकारी कार्य है। और इसमें कोई संदेह नहीं, यह एक क्रांति है। चुपचाप इस प्रोजेक्ट को गोपनीय रखा गया ताकि वह आम जाल में न फंस जाए। विस्तारित प्रस्ताव, वर्षों की देरी, दाता शर्तें और भ्रष्टाचार। इसके बजाय उन्होंने राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों, सैन्य इंजीनियरिंग इकाइयों और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का नेटवर्क तैयार किया। इनमें से कई ठेकेदारों ने पहले कभी बड़े प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया था, लेकिन अब वे राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। हालांकि विदेशों में आलोचक इसकी गति और लागत पर सवाल उठा रहे हैं, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि यह काम साहसिक है। एक ऐसा देश जिसे अक्सर सहायता पर निर्भर कहा जाता है, अब वो काम कर रहा है जो अमीर देश भी करने से कतराते हैं। शुरुआत से एक पूरा शहर बनाना उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ नहीं है। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि यह परियोजना सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। इस परियोजना की आत्मा को समझने के लिए हमें समझना होगा कि ये लोग कौन हैं और ट्रोरे उनके लिए वैश्विक व्यवस्था को क्यों चुनौती दे रहे हैं। बुर्किना फासो किसी अन्य देश से युद्ध नहीं कर रहा, वह खुद के बिखरे हुए हिस्सों से लड़ रहा है। सशस्त्र समूहों से, विदेशी समर्थित विद्रोहियों से, रेगिस्तान फैलने से और दशकों की उपेक्षा से। इन शक्तियों ने लाखों लोगों को उनके पूर्वजों की जमीन से विस्थापित कर दिया है। पूरी बस्तियां रातों रात खाली हो गईं। बच्चों ने अपने घर जलते देखे हैं। माता पिता ने बिना ताबूत के अपने प्रियजनों को दफनाया है। महिलाओं ने खुले आसमान के नीचे बच्चों को जन्म दिया है। इन विस्थापितों में अधिकतर खेती पर निर्भर परिवार हैं, जिनकी पीढ़ियों से जमीन पर पकड़ थी। अन्य शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, मवेशी पालक या बाजार के विक्रेता थे। साधारण लोग जिन्हें असाधारण अस्थिरता ने निगल लिया। जब वे भागे तो वे दूसरे देश में शरणार्थी नहीं बने, वे आंतरिक रूप से विस्थापित हुए, आंकड़ों में मौजूद, लेकिन राजनीतिक रूप से बेघर। फिर ऊपर से एक शांत निर्णय आया, इन्हें मैनेज नहीं किया जाएगा, इन्हें घर दिए जाएंगे। ट्रोरे की यह परियोजना सिर्फ आधारभूत संरचना नहीं है, यह राष्ट्रीय पहचान को फिर से परिभाषित करने की कोशिश है। अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी शिविरों के विपरीत
जहां आपकी नियति पर सहायता निर्भर करती है और आश्रय अस्थायी होता है, ट्रोरे सिटी के लिए चुने गए लोगों को जमीन का पट्टा दिया जा रहा है। वे किराएदार नहीं हैं, वे मालिक हैं। चयन के मानदंड सिर्फ शरणार्थी स्थिति तक सीमित नहीं है। विधवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जिनके पति युद्ध या हमलों में मारे गए। विकलांग लोगों को भी प्राथमिकता मिल रही है जो पारंपरिक गांवों में काम नहीं पा सकते। युद्ध के दिग्गजों को फिर से बुलाया जा रहा है, इस बार लड़ने के लिए नहीं, सम्मान के साथ जीने के लिए। उन युवाओं को भी घर दिए जा रहे हैं जिन्होंने परिवार खोने के बाद 16 वर्ष की उम्र में ही अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठा ली है। और फिर हैं वे परिवार जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, न राष्ट्रीय पहचान पत्र, न जन्म प्रमाण पत्र। अधिकतर देशों में वे अपात्र माने जाते, लेकिन ट्रोरे सिटी में इन्हें स्थानीय नेताओं, मोहल्ला परिषदों और मौखिक रिकॉर्ड के माध्यम से मान्य किया जाता है। यह सिर्फ मानवीय सहायता नहीं है। ट्रोरे समझते हैं कि विस्थापन केवल आश्रय खोने की बात नहीं है, यह पहचान खोने की त्रासदी है। जब एक परिवार 6 साल तंबू में रहता है तो बच्चे भूल जाते हैं कि घर क्या होता है। जब एक आदमी अपने परिवार को छत नहीं दे पाता तो सिर्फ परंपरा नहीं टूटती, वह आदमी खुद टूट जाता है। यह शहर उसी टूटन का उत्तर है। यह एक सामूहिक मानसिक पुनर्स्थापना है, एक प्रयास कि लोगों को हाशिए से नागरिकता में वापस लाया जाए, आश्रितों के रूप में नहीं बल्कि आत्मनिर्भर नागरिकों के रूप में। लेकिन यह शहर कैसा है? क्योंकि यह अतीत की वापसी नहीं बल्कि भविष्य की ओर एक छलांग है। ट्रोरे सिटी में प्रवेश करें तो सबसे पहले जो चीज दिखती है वो इमारतें नहीं हैं, वो है शांति। खालीपन की चुप्पी नहीं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था की ध्वनि जो काम कर रही है। सोलर पैनल बुर्किना के सूरज में चमक रहे हैं, पाइप नई बनी सड़कों के नीचे से चलते हैं, डिजिटल मीटर घरों में काम कर रहे हैं। और यह सब, हर दीवार, हर तार, भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है, सिर्फ अस्तित्व के लिए नहीं बल्कि आत्मनिर्भर जीवन के लिए। इस शहर को ट्रोरे ने सिर्फ घर बनाने का आदेश नहीं दिया बल्कि एक जीता जागता तंत्र तैयार करवाया। हर मोहल्ला सामुदायिक केंद्र के आसपास केंद्रित है, जहां स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पानी की टंकियां और खाद्य बाजार जैसे आवश्यक सेवाएं शामिल हैं। हर घर से ये सेवाएं 10 मिनट से ज्यादा दूर नहीं। बुजुर्गों और विकलांगों के लिए रैंप, रेलिंग और विशेष पहुंच के रास्ते डिजाइन में पहले से शामिल हैं, जैसे बाद में जोड़ने वाली चीज नहीं बल्कि मानक सुविधाएं। शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पहले दिन से इलेक्ट्रिक है, कोई डीजल या पेट्रोल नहीं। सोलर से चार्ज बसें चौड़ी और साफ सड़कों पर चलती हैं, जो घरों को खेतों, कार्यशालाओं और प्रशासनिक केंद्रों से जोड़ती हैं। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई दशकों पुरानी प्रणाली नहीं। और सबसे क्रांतिकारी चीज जमीन के नीचे है, हरित जल प्रणाली और भूमिगत सिंचाई। इंजीनियरों ने घरों के उपयोग किए पानी, ग्रे वाटर को खेतों तक पहुंचाने की व्यवस्था की है, जिससे शहर की परिधि पर फसलें और पेड़ उगेंगे। मकई, भिंडी और ज्वार जैसी फसलें हजारों लोगों का पेट भरेंगी। निर्माण सामग्री स्थानीय और पर्यावरणीय दृष्टि से प्रमाणित है। ईंटन कंप्रेस्ड अर्थ ब्लॉक तकनीक से बनी है, जिसमें किसी बड़े कारखाने या आयात की जरूरत नहीं होती। इंटरनेट के लिए भी विदेशी कंपनियों पर निर्भरता नहीं, बल्कि यह शहर एक नई सार्वजनिक फाइबर ग्रिड से जुड़ा है, जो बुर्किना फासो की राज्य टेलीकॉम कंपनी द्वारा संचालित है। इसमें कोई संयोग नहीं। ट्रोरे की टीम ने पश्चिमी सलाहकारों को नहीं बल्कि युवाओं को चुना, स्थानीय आर्किटेक्ट्स, कृषि वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को, जिन्हें पहले कभी गंभीर सरकारी प्रोजेक्ट नहीं दिए गए थे। अब वे अफ्रीका के पहले संप्रभु स्मार्ट सिटी का निर्माण कर रहे हैं। अब तक जो सबसे गहरा और प्रभावशाली पहलू है वह नक्शों में नहीं बल्कि प्रक्रिया में है। यह शहर अविस्थापितों के लिए ही नहीं बल्कि उनके साथ मिलकर अब बनाया गया है। पहली दीवार खड़ी करने से पहले ही टीमों को डिस्प्लेसमेंट कैंपों में भेजा गया। महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और पूर्व सैनिकों से पूछा गया उन्हें घर में क्या चाहिए, उन्होंने क्या खोया जो सबसे ज्यादा मायने रखता था। स्कूल और क्लिनिक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, मस्जिदें बाजार के किस हिस्से में हों। एक योजनाकार ने बताया, हमने शहर को कागज पर नहीं खींचा, हमने उसे यादों से बनाया, आम युद्ध के पहले लोगों के पास जो था उस स्मृति से। यह नीचे से ऊपर की विचारधारा शासन में भी झलकती है। हर मोहल्ला अपनी स्थानीय परिषद चुनेगा, जिसमें युवाओं और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होंगी। विवाद निपटाने के लिए पारंपरिक कानून और आधुनिक नियमों का मिश्रण होगा, और मोबाइल कानूनी क्लिनिक हफ्ते में एक बार क्षेत्र का दौरा करेंगे। ट्रोरे सिटी पेरिस, दुबई या किसी चमकदार पश्चिमी राजधानी की नकल नहीं है। यह कुछ दुर्लभ है, एक बुर्किनाबी ब्लूप्रिंट जो अपने लोगों की वास्तविकता पर आधारित है लेकिन भविष्य की ओर बढ़ता है।
यह प्रमाण है कि आधुनिकता का मतलब विदेशी नहीं होता और स्वतंत्रता का मतलब अलगाव नहीं होता। लेकिन इस व्यवस्था को चुनौती देने के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। यह अफ्रीका की वैश्विक स्थिति के लिए क्या मायने रखता है? याद दिलाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ब्लैक संस्कृति, इतिहास, सभ्यता और पहचान से जुड़ी और भी कहानियां देख सकें। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रसेल्स, वॉशिंगटन और पेरिस के बंद दरवाजों के पीछे राजनयिक फुसफुसा रहे हैं। इसलिए नहीं कि वे नहीं समझते कि बुर्किना फासो में क्या हो रहा है, बल्कि इसलिए कि वे समझते हैं। त्रोरे सिटी पश्चिमी शक्तियों की अनुमति या भागीदारी के बिना पश्चिम अफ्रीकी धरती पर चुपचाप उभर रही है और यह कैसा है? एक वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधा खतरा है जो अफ्रीका की निर्भरता पर टिकी हुई है। यह सिर्फ एक हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक राजनीतिक कदम है। और अब दक्षिणी गोलार्ध के नेता वह प्रश्न पूछ रहे हैं जो पहले कभी अकल्पनीय था। अगर बुर्किना फासो यह कर सकता है तो हम क्यों नहीं? पारंपरिक विकास मॉडल में अफ्रीका को हमेशा प्राप्तकर्ता की भूमिका में रखा गया। ऋण, अनुदान, तकनीकी सलाहकार, कटौतियां और सख्त नियंत्रण जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक के नियम। विकास इस बात से मापा गया कि आपने पश्चिमी नियमों का कितना पालन किया। लेकिन त्रोरे ने वो नियम फाड़ दिए और एक नई शर्तें लिखीं। इस परियोजना में कोई अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाता नहीं, USAID, UN या EU की कोई ब्रांडिंग नहीं। यह शहर राज्य की निधियों, स्थानीय प्रतिभा और अफ्रीकी श्रम से बन रहा है, पारंपरिक दाता व्यवस्था से पूरी तरह स्वतंत्र। यह केवल वित्तीय दृष्टि से असामान्य नहीं है, यह दर्शनात्मक रूप से खतरनाक है उन लोगों के लिए जो अफ्रीका को हमेशा जरूरतमंद बनाए रखना चाहते हैं। और पश्चिमी राजधानियों की चुप्पी आलोचना से भी ज्यादा तेज है। त्रोरे की सरकार को उनके तथाकथित विकास साझेदारों से कोई बधाई नहीं मिली, कोई आमंत्रण नहीं आया शहरी नवाचार मंचों में। द इकोनॉमिस्ट जैसी जगहों पर उनके प्रयासों की कोई सराहना नहीं। इसके बजाय कुछ पश्चिमी मीडिया उन्हें एक लोक लुभावन सैनिक कह रहे हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि जो मॉडल वह बना रहे हैं वह फैल सकता है। कल्पना कीजिए अगर माली, नाइजर, चाड या नाइजीरिया के कुछ हिस्से भी यही रास्ता अपनाते हैं। बिना वर्ल्ड बैंक ऋण के लोगों को घर देना, बिना सीमेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के सोलर ग्रिड बनाना और बिना यूरोपीय चावल के खुद की जनता को खाना खिलाना, तो बाय के साथ ये कहता है सारी सहायता प्रणाली की तर्क व्यवस्था ही टूट जाएगी, जो कहती है कि गरीब देशों को मैनेज किया जाना चाहिए, उन्हें सशक्त नहीं किया जाना चाहिए। त्रोरे का शहर सिर्फ घरेलू रूप से स्वतंत्र नहीं है, वह विकासात्मक रूप से भी संप्रभुय है। और यह बात लोगों को डराती भी है और प्रेरित भी। कई अफ्रीकियों के लिए, खासकर युवाओं के लिए, यह सिर्फ घरों की बात नहीं है, यह सिर्फ प्रमाण पर है। प्रमाण कि अफ्रीका खुद अपना भविष्य सोच सकता है और उसे अमल में ला सकता है। सैद के प्रमाण की सहायता ही सम्मान की एकमात्र राह नहीं है। बाकर प्रमाण कि नेतृत्व का मतलब सिर्फ भाषण और तस्वीरें नहीं, बल्कि सड़कें, ईंटें और साफ टॉयलेट हो सकते हैं। जबकि पश्चिम शांत है, अन्य शक्तियां नोटिस ले रही हैं। चीन के सरकारी मीडिया ने परियोजना की स्थानीय सामग्री और स्वतंत्रता को लेकर उसकी परोक्ष प्रशंसा शुरू कर दी है। रूस, जो पहले से साहेल में आर्थिक भागीदारी कर रहा है, त्रोरे को एक संभावित सहयोगी मानता है जो अमेरिका और यूरोपीय प्रभाव को चुनौती देता है। यहां तक कि तुर्की की विकास एजेंसी टीका ने भी मौन प्रशंसा के संकेत दिए हैं। लेकिन त्रोरे ने किसी भी ब्लॉक के साथ संधि नहीं की। उन्होंने स्पष्ट किया, बुर्किना फासो किसी और की परियोजना नहीं बनेगा। यह स्थिति निरपेक्ष, स्पष्ट और देशी अब अपवाद नहीं लगती, बल्कि एक नए अफ्रीकी राजनीतिक मॉडल की शुरुआत लगने लगी है। तो अब सवाल है, क्या यह अकेला प्रयास एक महाद्वीपीय बदलाव की चिंगारी बन सकता है? क्या त्रोरे सिर्फ एक शहर बना रहे हैं या स्वयं एक क्रांति शुरू कर रहे हैं? इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब एक कदम पूरी जनता की कल्पना बदल देता है। अमेरिकी सिविल राइट्स आंदोलन को सेल्मा मिला था, दक्षिण अफ्रीका को सोवेटो, और आज अफ्रीका को मिल रहा है त्रोरे सिटी। एक ऐसा स्थान जो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ था, अब कुछ बहुत बड़ा बन गया है। एक विचारधारा जो आत्मनिर्भरता, गरिमा और क्रांतिकारी शहरीकरण पर आधारित है। जो त्रोरे ने किया है
वह केवल दूरदर्शी नहीं, संक्रामक है। अब इसकी नकल नहीं, गूंजें सुनाई देने लगी हैं। नाइजर में, जहां स्थानांतरित सरकारें विस्थापन संकट से जूझ रही हैं, वे साता सपा था। नोवेल एस्पोआर, नई आशा नाम की इसी तरह की परियोजना पर विचार कर रही हैं। माली में सैन्य संबद्ध इंजीनियर संभावित जोन की सर्वेक्षण रिपोर्टिंग को तैयार कर रहे हैं। गिनी और मध्य अफ्रीकी गणराज्य में युवा कार्यकर्ता न्याय के शहरों की मांग कर रहे हैं। ये नकल नहीं कर रहे, ये अप्रतिक्रिया हैं, क्योंकि ट्रोरे ने जो छुआ है वो सिर्फ अधूरी आवास मांग नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था की भूख है जो लोगों को लाभ से ऊपर रखे। दशकों से अफ्रीकी विकास आर्थिक वृद्धि केंद्रित मॉडल पर आधारित था। सड़कें जो खदानों से बंदरगाह तक जाती हैं, बंदरगाह जो सिर्फ निर्यात के लिए बनाए गए, और घर जो निवेशकों को लुभाने के लिए। लेकिन ट्रोरे ने यह पूरी पटकथा पलट दी है। एक ऐसा शहर जो बाहरी लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के जीवन को पुनः प्राप्त करने के लिए बनाया गया था जिन्हें कभी देखा ही नहीं गया। और शायद सबसे शक्तिशाली बात यह है कि इस नए मॉडल को वैश्विक मान्यता का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि बहुत लंबे समय तक अफ्रीका से कहा गया, तुम्हारे विचारों को परखा जाना चाहिए, अनुमोदन मिलना चाहिए, और अक्सर पश्चिमी संस्थानों द्वारा पतला कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ट्रोरे ने कोई आवेदन नहीं भेजा, न कोई फिजिबिलिटी स्टडी, न कोई अप्रूवल बोर्ड, न कोई बेस्ट प्रैक्टिस रिपोर्ट, सिर्फ कार्रवाई। और उस कार्रवाई ने एक ऐसा शहरी प्रोटोटाइप खड़ा कर दिया है जो एक सिद्धांत बन गया है कि अफ्रीका अपने स्थानों को खुद डिजाइन कर सकता है, अपने हाथों से बना सकता है, और निशाय अपनी शर्तों पर उनमें रह सकता है। सोशल मीडिया भी अब इस नैरेटिव का युद्ध क्षेत्र बन गया है। जहां पहले इस तरह की परियोजनाएं पश्चिमी मीडिया के फिल्टर से छंटकर ही सामने आती थीं, अब लाखों अफ्रीकी लोग रोजाना वीडियो देख रहे हैं, ब्लूप्रिंट्स का विश्लेषण कर रहे हैं और डिजाइन पर बहस कर रहे हैं। वास्तविक समय में अर्बन सॉवरेंटी, शहरी संप्रभुता शब्द अब अफ्रीकी बुद्धिजीवियों के बीच ट्रेंड कर रहा है। यह संयोग नहीं है। महाद्वीप सोच रहा है जोर से, and it's using Traore City as its case study. दाता, इस बीच लुसाका से कंपाला तक विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए प्रतियोगिताएं शुरू हो रही हैं, लोक केंद्रित शहरों के भविष्य के डिजाइन पर। अकरा और अदीस अबाबा के रेडियो शो पर अब खुले कॉल किए जा रहे हैं। हम अपने यहाँ एक ऐसा शहर कैसे बना सकते हैं? और फिर है डायस्पोरा, अफ्रीकी अमेरिकी, अफ्रो कैरेबियन और अफ्रो ब्राजीलियाई, जो अपने अपने देशों में संस्थागत उपेक्षा से निराश हैं, अब इस विकास के चारों ओर एकजुट हो रहे हैं। उनके लिए यह सिर्फ बुर्किना फासो की सफलता नहीं है, यह उस नैरेटिव के खिलाफ एक चुनौती है कि अफ्रीका हमेशा पीछे रहेगा। लेकिन इस आंदोलन के फैलने के लिए उसे दबाव सहना होगा। पहले से ही कूटनीतिक प्रतिरोध की फुसफुसाहटें, चुपचाप आर्थिक जवाबी कार्रवाई और बुर्किना फासो की मौद्रिक नीति पर बढ़ती जांच सामने आ रही हैं। अगर और देश ट्रोरे मॉडल अपनाते हैं, रण से इनकार करते हैं, स्वायत्त आधारभूत ढांचा बनाते हैं और अमीर केंद्रित शहरीकरण से इनकार करते हैं, तो फिर उन उद्योगों और संस्थानों का क्या होगा जो इन्हें नियंत्रित करते आए हैं? इसीलिए इस शहर की सफलता सिर्फ छतों की बात नहीं है। यह एक प्रमाणम है कि घर कोई विलासिता नहीं, एक अधिकारन है कि सरकारें सबसे गरीब लोगों की सेवा कर सकती हैं। सबसे पहले मात से कि अफ्रीका को इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर एक ऐसा शहर बिना अनुमति बुर्किना फासो की धरती से उग सकता है, तो ऐसे सैकड़ों शहर पूरे महाद्वीप में उग सकते हैं। और शायद यही क्रांति की असली शुरुआत है, अफ्रीका उद्देश्य के साथ। और अगर ऐसा हुआ तो शायद ट्रोरे ने सिर्फ एक शहर नहीं बनाया, उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया है। क्या आप ऐसे शहर में रहना चाहेंगे जो कर्ज नहीं बल्कि गरिमा पर आधारित हो? क्या हो अगर हर अफ्रीकी देश ट्रोरे जैसे शहर बनाना शुरू कर दे? तो उन्हें रोकने की कोशिश कौन करेगा? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या यह सिर्फ एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है या अफ्रीका की नई शुरुआत? क्या आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकन दबाएं। हमने तय किया है कि अब हम उन बातों पर वीडियो लाएंगे जिन पर कोई बात नहीं करता। ब्लैक संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और वो सबूत जो दिखाते हैं कि ब्लैक लोग कितने पाक किसे सा महान चता रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगली वीडियो तक बने रहिए हमारे साथ।